नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी इस्लामाबाद में ईरान यूएस की बैठक पर मंडराते संकट की, टीएमसी के निशाने पर आए गृह मंत्री अमित शाह की। देखेंगे क्यों सवालों से घिरी यूपी में एसआईआर की फाइनल लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट से चुनाव आयोग को कैसे लगा झटका, जानेंगे क्यों जस्टिस वर्मा ने दिया इस्तीफा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची फ्रीज करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 13 अप्रैल को सीजेआई सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। कोर्ट ने मामले से जुड़ी लंबित याचिकाओं पर भी विचार करने की जताई सहमति। संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई बैठक। महिला आरक्षण के बिल पर केंद्र सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज रहे शामिल। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा सांप पर भी भरोसा किया जा सकता है लेकिन उन पर नहीं। असम चुनाव में बाहर से लोग लाने का लगाया आरोप। बिना परीक्षा डॉक्टर बन गए व्यापम के बर्खास्त छात्र। मध्य प्रदेश के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में नियमों का हुआ उल्लंघन। 16-16 लाख में एमबीबीएस की डिग्री बांटने का लगा आरोप। शेयर बाजार में तेजी, 918 अंकों की बढ़त के साथ 77,550 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 275 अंकों की बढ़त के साथ 24,050 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में संघर्ष भले ही रुक गया है लेकिन ये कब तक थमा रहेगा, इस पर सवाल बने हुए हैं। क्योंकि इस्लामाबाद में जो मध्यस्थता बैठक होनी थी उस पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान ने इस बैठक को स्थगित करने की धमकी दे दी है, जिसके बाद अमेरिका और इजरायल के रवैये में भी बदलाव देखा जा रहा है। तो क्या रद्द हो जाएगी इस्लामाबाद की बैठक? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया की जंग में ईरान के हमलों ने अमेरिका को उसकी शर्तों पर सीज फायर को मजबूर कर दिया, लेकिन जैसे ही क्षेत्र में हमले रुके, अमेरिका और इजरायल की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी शुरू हो गया। इजरायल ने लेबनान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी, जिसे लेकर ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में नाराजगी दिखाई दी। संयुक्त राष्ट्र ने तो लेबनान में भयानक मानवीय संकट की चेतावनी तक दे दी है, लेकिन जब इजरायल नहीं माना और वो अपनी जिद पर अड़ा रहा कि लेबनान में सीज फायर शर्तों में शामिल नहीं था, तो ईरान ने भी साफ कर दिया कि ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। या तो हमले होंगे या फिर युद्ध विराम, दो में से एक को चुनना ही होगा। इसलिए ईरान ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को जो बैठक होनी थी उसे स्थगित करने की धमकी तक दे दी। ईरान की सरकारी फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा, कुछ मीडिया आउटलेट्स के ये दावे कि एक ईरानी वार्ता प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच गया है, वो पूरी तरह से गलत है। ये बातचीत तब तक स्थगित रहेगी जब तक अमेरिका लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करता और इजरायली शासन अपने हमले बंद नहीं कर देता। तो ईरान के तेवरों को देखते हुए आखिरकार इजरायल और अमेरिका को भी बैकफुट पर आना पड़ा। अब खबर ये आ रही है कि अगले हफ्ते वाशिंगटन में स्थित स्टेट डिपार्टमेंट में इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन जिस तरह इजरायल लेबनान में अब भी हमले जारी रखे हुए है, इजरायली सेना ने तो लेबनान में एम्बुलेंस को भी निशाना बनाने की धमकी दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजरायल लेबनान में युद्ध रोकने पर सहमत होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस्लामाबाद की शांति वार्ता भी नहीं हो पाएगी। हालांकि स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस ने जरूर कहा है कि मैं ईरान को प्रोत्साहित करता हूं कि वो इन वार्ताओं में भाग ले और सद्भावना से हिस्सा ले, लेकिन क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा, ये देखना होगा। इस सब के बीच ईरान काफी सतर्क भी दिखाई दे रहा है। ईरानी सीमा सुरक्षा बल के कमांडर ने देश की सुरक्षा स्थिति पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ईरान की सभी सीमाएं पूरी तरह से उनके सुरक्षा बलों के नियंत्रण में हैं। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और फिलहाल स्थिति पूरी तरह से स्थिर और बेहतर बनी हुई है। बहरहाल अब सबकी नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं कि क्या ये मध्यस्थता बैठक हो पाएगी, और अगर ये बैठक होती भी है तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस बैठक में कोई हल निकल पाएगा। इस्लामाबाद की बैठक को लेकर संशय बना हुआ है तो पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल जारी है। प्रचार प्रसार के दौर के बीच अब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के लिए मैनिफेस्टो जारी किया, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने अपने हमले तेज कर दिए। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में राज्य की जनता के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद सत्तारूढ़ टीएमसी ने बीजेपी पर अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे बीजेपी की तरफ से भरोसे का पत्र करार दिया गया है।
बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा पर फोकस किया है। उधर पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया और इधर टीएमसी ने अब बीजेपी पर अपने हमले तेज कर दिए। अमित शाह के बंगाल दौरे पर टीएमसी ने तंज कसा और आरोप लगाया कि अमित शाह को कोयला माफिया सरगना जयदेव खान के साथ कैमरे में कैद किया गया है, जिसे बाद में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल कर लिया गया। बीजेपी ने हुमायूं कबीर को चुनाव से पहले बंगाल में फूट डालने, समुदायों को विभाजित करने और अशांति फैलाने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी का नाम शारदा प्रमुख सुदीप्तो सेन के पत्र में आया है, जिसमें उन पर जबरन वसूली का सीधा आरोप लगाया गया है। टीएमसी ने बीजेपी की तरफ से बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाने पर भी निशाना साधा। टीएमसी ने शाह के बतौर गृह मंत्री के कार्यकाल को विफल बताया। टीएमसी ने आगे कहा कि अगर अवैध घुसपैठ हो रही है तो क्या ये अमित शाह के गृह मंत्री के कार्यकाल पर सीधा आरोप नहीं है? एसआईआर आयोजित करने के बाद चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय दोनों बंगाल में पाए गए विदेशियों का एक भी सत्यापित आंकड़ा जारी करने में विफल क्यों रहे? उनकी नाक के नीचे ही 4 आतंकवादियों ने पहलगांव जैसे सैन्यकृत क्षेत्र में घुसपैठ करके 26 निर्दोष को कैसे मार दिया? आतंकी मॉड्यूल ने दिल्ली में विस्फोट करके लोगों की जान कैसे ले ली? वहीं अब टीएमसी के इन हमलों से बीजेपी पूरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है और राज्य में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रही हैं। टीएमसी के हमले से बीजेपी घिर गई है तो एसआईआर प्रक्रिया शुरुआत से ही सवालों में घिरी हुई है। विपक्ष इसका खुलकर विरोध कर रहा है और इसी कड़ी में अब यूपी में एसआईआर की पहली लिस्ट आते ही अखिलेश यादव ने लिस्ट पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को घेर लिया है। तो चुनाव आयोग पर बरसते हुए क्या कुछ बोले सपा प्रमुख, जानेंगे रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा भूचाल आ गया है। चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर के बाद जारी की गई नई मतदाता सूची ने सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संशोधन प्रक्रिया के बाद राज्य की वोटर लिस्ट से करीब 2 करोड़ 18 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। अब प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 13 करोड़ 25 लाख रह गई है। अब इस मुद्दे पर राज्य में आरोप प्रत्यारोप और दावों का दौर शुरू हो गया है और इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस लिस्ट पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ। और अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जांपल दिया वहां कि नंदलाल निषाद उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पर कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप समझ लो सरकार के साथ अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छुपकर वार करती है। यानी साफ है कि एसआईआर का मुद्दा 2027 के यूपी चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनने वाला है और विपक्ष इस पर चुप नहीं बैठेगा। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने शुरुआत से ही मोर्चा खोला हुआ है तो ईवीएम को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ विपक्षी दलों को ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईवीएम के जरिए एक सियासी दल को फायदा पहुंचाने के आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं और बीजेपी बार बार चुनाव आयोग के बचाव में दिखाई देती है। लेकिन अब चुनाव आयोग मुश्किल में फंस गया है। इस बीच हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। तो क्या आदेश दिए कोर्ट ने जिससे बढ़ने वाली है चुनाव आयोग की मुश्किलें, जानेंगे रिपोर्ट में। ईवीएम को लेकर मचे बवाल के बीच हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम की जांच का आदेश दे दिया है। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सवालों में है। चुनाव के बाद राहुल गांधी ने ईवीएम से छेड़छाड़ और वोट चोरी का आरोप भी लगाया था और अब महाराष्ट्र में हुए चुनाव के मामले में ही हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ईवीएम का खेल सबके सामने आने वाला है। भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार उम्मीदवार के सामने ईवीएम की जांच की जाएगी। कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान की उस याचिका पर दिया है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में चांदीवली विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती दी थी, जिसमें खान शिवसेना विधायक दिलीप लांडे के खिलाफ चुनाव हार गए थे। दिलीप भाऊ साहिब लांडे को कुल 1,24,641 वोट मिले थे। वहीं मोहम्मद आरिफ नसीम खान 1,04,016 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। इसी पर खान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और ईवीएम के जरिए धांधली की आशंका जताई
आई तो 12 फरवरी को हाई कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए और अब जस्टिस सोमशेखर सुंदरेसन ने ईवीएम की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आवेदक के लिए जब भी ईवीएम की जांच की अनुमति का आदेश दिया जाता है उसके 2 महीने के अंदर ही चुनाव आयोग को मशीनों का निरीक्षण पूरा करवाना होगा। कोर्ट ने कहा कि भारत में इस तरह से कभी उम्मीदवार और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ईवीएम की जांच नहीं की गई है। मुंबई उपनगर जिले की डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर अर्चना कदम ने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को ये डायग्नोस्टिक चेक होगा और अब खान की मौजूदगी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ईवीएम की जांच करेगा। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद से विपक्षी खेमे में खुशी की लहर है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये फैसला उनके लंबे संघर्ष का नतीजा है। कोर्ट के फैसले से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है तो जेडीयू ने बीजेपी की परेशानी बढ़ाने का काम किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने राज्यसभा की सदस्यता ले ली है, लेकिन इन दोनों ही नेताओं की शपथ को लेकर सियासी गलियारों में बहस गर्मा गई है। जहां बिहार के नए सीएम को लेकर जेडीयू ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है, वहीं हरिवंश की राज्यसभा वापसी भी चर्चा का विषय बन गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नीतीश ने अब बतौर राज्यसभा सदस्य शपथ भी ले ली है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने उन्हें शपथ दिलाई, जिसके साथ ही नीतीश कुमार ने चारों सदन यानी राज्यसभा, लोकसभा, बिहार विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लेकिन उनके इस कदम से उनकी अपनी ही पार्टी खुश नहीं है। दिल्ली में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को घेर लिया और कहा, हम लोग आपके फैसले का विरोध करते हैं। निशांत को सीएम बनाइए, संजय झा को सीएम बनाइए, ललन सिंह को सीएम बनाइए, लेकिन किसी और को नहीं। जिससे साफ है कि जेडीयू नेता किसी भी हाल में सीएम पद बीजेपी के हाथ में नहीं जाने देना चाहते। नीतीश के राज्यसभा जाने पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार विल मिस यू नीतीश जी। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने तंज कसते हुए कहा कि आज से बिहार में उनकी सेवा समाप्त होती है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथियों की कोशिश थी कि वो प्रधानमंत्री बनकर के रिटायर होते, लेकिन अब सुनने में आ रहा है और लग रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। सोचिए बीजेपी ने कितना बड़ा धोखा दिया उन्हें, उनके लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा दिया है। नीतीश के साथ ही राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने भी दोबारा उच्च सदन की सदस्यता ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन जिस तरह उनका कार्यकाल खत्म होने के एक दिन बाद ही 10 अप्रैल को राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें मनोनीत करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि हरिवंश को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता था, लेकिन कुछ समय से दोनों के बीच दूरी नजर आई। लेकिन अब दोनों नेता राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि इस फेरबदल से सियासी गलियारों में शुरू हुई हलचल कहां जाकर थमती है। खास तौर पर नीतीश कुमार पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री का फैसला करने का वक्त आ गया है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है तो असम पुलिस का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर रेड मारने के बाद शुरू हुआ विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा और अब तो ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले में 10 अप्रैल को सुनवाई हुई, जिसमें कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अदालत से राहत मिली है और कोर्ट का ये फैसला बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर पवन खेड़ा की तरफ से लगाए आरोपों के बाद शुरू हुए विवाद पर पवन खेड़ा ने कोर्ट का रुख किया था। तेलंगाना हाई कोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई और अदालत ने 1 सप्ताह के लिए कांग्रेस नेता को राहत दे दी है। अब इस अवधि में असम पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। पवन खेड़ा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की तरफ से दर्ज मामले में राजनीतिक प्रतिशोध से जुड़े मामले हैं। सिंघवी ने अपनी दलील के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा को संवैधानिक काउबॉय करार देते हुए कहा कि जब गुवाहाटी पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी तब वो हैदराबाद में थे और वो अपनी पत्नी के साथ यहीं पर रहते हैं, जो हैदराबाद की ही रहने वाली है। हालांकि असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया ने खेड़ा की याचिका का विरोध किया और दलील देते हुए कहा कि कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है और याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट में विचारणीय नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। इन आरोपों को लेकर हिमंता शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताई और पवन खेड़ा के खिलाफ फ्रॉड और मानहानि के आरोपों के तहत केस दर्ज कर दिया, जिसके बाद असम पुलिस ने पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर रेड भी मारी थी और अब कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता को राहत देते हुए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट का ये फैसला एक तरफ जहां पवन खेड़ा के लिए राहत भरा माना जा रहा है,
वहीं दूसरी तरफ ये बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा तो जस्टिस वर्मा के इस फैसले ने खलबली मचा दी। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बड़ी मात्रा में जले हुए नोट मिलने के मामले में वो बुरी तरह घिर गए थे। संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी भी चल रही थी, जिससे वो मुसीबत में फंसे हुए थे। और अब जस्टिस वर्मा ने बड़ा फैसला किया है। तो क्या फैसला किया जस्टिस वर्मा ने, जानेंगे रिपोर्ट में। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर बड़ी मात्रा में जले हुए नोट पाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था और अब जब संसद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की तैयारी चल रही है, इस बीच उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस वर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा है, जिसके बाद अब न्यायिक हलके में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि इसका सीधा संबंध न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से निकल रहा है। बता दें कि मार्च 2025 के कैश मामले में जस्टिस वर्मा फंसे हुए थे। 14 मार्च 2025 को दिल्ली में जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी थी और इसी दौरान दमकल कर्मियों को बेहिसाब नकदी मिली। हालांकि घटना के वक्त जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली में नहीं थे, मध्य प्रदेश गए हुए थे। आग लगने के समय घर पर सिर्फ उनकी बेटी और मां ही मौजूद थे। जले हुए कैश के वीडियो जमकर वायरल हुए। इन अधजले नोटों ने न्यायपालिका की साख पर ही राख उड़ाई थी, जिसके बाद तब दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था। न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। न्यायमूर्ति वर्मा ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी मूल न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और आगे की कार्रवाई पर विचार किए जाने तक उनसे न्यायिक कार्य छीन ले गए। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आरोपों की आंतरिक जांच शुरू की और 22 मार्च को जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। बता दें कि जस्टिस वर्मा की सेवानिवृत्ति में वक्त था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने भी अपने वोटरों की सूची जारी कर दी, जिसमें उसने 2 करोड़ मतदाताओं को सूची से बाहर किया है। इसके पहले पश्चिम बंगाल में भी करोड़ों मतदाताओं को चुनाव आयोग लिस्ट से बाहर कर चुका है। बीजेपी का ये एक नया फॉर्मूला है कि आप हमें वोट दो या ना दो, लेकिन जीतेंगे तो मोदी ही, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अब हर जगह नहीं हो पा रहा है, तो अब सर से ही काम चलाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।